हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आज का हमारा टॉपिक होगा भू चुंबकत्व। आपने चुंबकत्व के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी चुंबक होता है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और चुंबकत्व क्या होता है? तो चुंबक के अंदर यह गुण होता है कि वह किसी भी लोहे की वस्तु को, किसी भी लोहे की चीजों को अपनी ओर खींच सकता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। चुंबक का वह गुण जिसके कारण चुंबक किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे ही चुंबकत्व कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से भू चुंबकत्व क्या है? तो जिस तरह से चुंबक किसी लोहे की चीज को अपनी ओर खींचता है तो उसे चुंबकत्व कहते हैं। उसी तरह जो हमारी पृथ्वी है वह भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। आप देख लीजिए, आप किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर, किसी भी वस्तु को अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ पे ही आती है। ठीक है। तो यह तो ग्रेविटी हो गई। लेकिन जो भू चुंबकत्व है, अगर आप पृथ्वी के अंदर किसी लोहे को कई सालों तक गाड़ कर रख दें तो उस लोहे की वस्तु में भी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। वह लोहे की वस्तु जो थी वह भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। तो हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है। इसमें भी दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भू चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक है। और यह भी पृथ्वी जिस तरह से चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग कहते हैं, उसी तरह से हमारी पृथ्वी जो है इसके भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है। और यह जो है एक नेचुरल यानी प्राकृतिक चुंबक है। इसको आपने और हमने नहीं बनाया। यह जो है एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है। अब आपने पृथ्वी को अगर आप चुंबक मानते हैं तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जिन्हें हम लोग खींचते हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं इन्हें ही हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। और इनके गुण क्या क्या होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है उसके भी दो ध्रुव हैं, वह भी एक चुंबक की तरह काम करता है। उसमें भी किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है जिसे हम लोग भू चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। और अब भौगोलिक अक्ष देखिए, भौगोलिक अक्ष क्या है? पृथ्वी जो है चार दिशाएं होती हैं। आप भी जानते हैं कि जो हमारे पास दिशाएं हैं उनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। और ये दिशाओं का जो ज्ञान होता है भूगोल में करवाया जाता है कि हमारे उत्तर दिशा में ये है, दक्षिण दिशा में ये है, पूर्व दिशा में ये है, पश्चिम दिशा में ये है। तो ये सारी बातें किसमें बताई जाती हैं? आपको भूगोल के अंतर्गत बताई जाती है, भूगोल में बताई जाती है। ठीक है। तो उसी तरीके से पृथ्वी के जो 4 भौगोलिक दिशाएं हैं वो हो गए, देख लीजिए, सबसे ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिण, दाएं साइड में उत्तर और बाएं साइड में पश्चिम। ठीक है। तो इनको हम लोग भौगोलिक दिशाएं कहते हैं। ठीक है ना। और भौगोलिक अक्ष क्या है, या इसी को एक और नाम दिया गया है घूर्णन अक्ष। ये क्या है? तो पृथ्वी अपने केंद्र से गुजरने वाली जिस अक्ष के परितः गति करती है उसे ही भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए ये लट्टू आपने देखा होगा,
लट्टू को आपने घूमते हुए देखा होगा। लट्टू जो होता है उसके नीचे एक नोक होता है और उस नोक के अक्ष के परितः ही वो घूमता रहता है, उसमें कांटे कील गड़ी हुई होती है। तो पृथ्वी भी हमेशा क्या होती है, सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। तो पृथ्वी अपने केंद्र से गुजरने वाली, अब केंद्र से गुजरने वाली, तो ये देखिए यही ना है, ये है केंद्र से गुजरने वाली, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं आर और आर डैश। केंद्र से गुजरने वाली जिस अक्ष के परितः, मतलब जिस अक्ष के परितः वो घूमती है, उसी अक्ष को हम लोग भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक है, घूर्णन अक्ष या भौगोलिक अक्ष क्या है, तो पृथ्वी अपने केंद्र से गुजरने वाली जिस अक्ष के परितः गति करती है उसे ही भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने चित्र बना रखा है, यह जो है एक पृथ्वी है, इसकी 4 भौगोलिक दिशाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं और पृथ्वी के अंदर भी एक काल्पनिक चुंबक होता है। जो हमारी पृथ्वी है उसके भी अंदर एक काल्पनिक चुंबक होता है। तभी तो अगर आप किसी चुंबकीय सुई को बीच में से धागा बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो वह हमेशा जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरता है जाकर। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है जो इसके उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगर आपके पास इस तरीके से बार चुंबक, आप जानते होंगे उसको हम लोग दंड चुंबक भी कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा चुंबक है, आपने अभी चुंबक के गुण पढ़ा था। इस चुंबक को आप चाहे जितने भी छोटे टुकड़े में बांट दें, हर चुंबक में 2 ध्रुव होंगे। अब देखिए एक चुंबक का यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण क्यों होगा कि दोनों ध्रुव जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग अलग हैं। एक चुंबक का हमने दक्षिणी ध्रुव लिया है और दूसरे चुंबक का हमने उत्तरी ध्रुव लिया है, तो दोनों ध्रुव क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। लेकिन अगर 2 चुंबक आपने लिया है इस तरीके से और दोनों के समान ध्रुव एक पास आ गए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण या प्रतिकर्षण, आप लिख सकते हैं प्रतिकर्षण होगा। 2 समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और 2 असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो पृथ्वी के अंदर भी एक काल्पनिक चुंबक है, जो जब हम लोग किसी छड़ चुंबक को बीच में से धागा बांधकर हम स्वतंत्रता पूर्वक इस तरह लटका दें, कोई छड़ चुंबक है आपके पास और उसको धागा बिल्कुल बीच में से बांध के इस तरह लटका देंगे, तो ये हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही जाकर ठहरेगा। क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है वो इसके उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की ओर खींच लेगा और दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव की ओर खींच लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और जो हमने छड़ चुंबक लटकाया है उसका उत्तरी ध्रुव दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, ऐसा नहीं, संपाती नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि जो हमारा छड़ चुंबक है वो बिल्कुल उत्तर दिशा में ही जाकर रुक जाएगा, उसी के ऊपर जाकर मतलब उत्तरी ध्रुव है तो छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उसी के ऊपर जाके रुके क्योंकि दोनों के बीच आकर्षण हो रहा है, ऐसा संभव नहीं। जब भी जो छड़ चुंबक होता है वो रुकता है, ये तो पता है कि वो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन उन दोनों के बीच भी थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ी सी दूरी होती है, जैसे ये दिखाया गया देखिए। और ये कितने डिग्री के एंगल से झुके हो, मतलब दोनों के बीच जो दूरी होती है कितने डिग्री के एंगल पर होती है, 115 डिग्री। मान लीजिए कि हमने एक छड़ चुंबक ही रखा है, तो छड़ चुंबक ऐसे आ गया, तो पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है और जो छड़ चुंबक होगा उसका जो होगा ये दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर ही ये दक्षिणी ध्रुव छड़ चुंबक का चला जाएगा, ये जरूरी नहीं, थोड़ा सा दूर रहेगा। और कितनी दूरी पर रहेगा, 115 डिग्री का कोण बनाते हुए झुका है।
ठीक है। तो भौगोलिक अक्ष आपने जाना, अब जानेंगे कि भौगोलिक ध्रुव क्या होता है। भौगोलिक अक्ष पृथ्वी को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, अभी आपने पढ़ा भौगोलिक अक्ष आर आर डैश को, तो ये आर आर डैश है। तो कह रहा है कि भौगोलिक अक्ष पृथ्वी को जिन दो बिंदुओं पर काटती है उसे ही भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जो भौगोलिक ध्रुव होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी को मतलब जो हमारा भौगोलिक अक्ष है पृथ्वी को जिन दो बिंदुओं पर काटती है उसे हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एस जी ले लीजिए और यहाँ पे एन जी ले लीजिए, भौगोलिक अक्ष हो गया एस जी और एन जी, एन जी और एस जी भौगोलिक ध्रुव हो गए, सॉरी अक्ष नहीं। आर आर डैश जो है भौगोलिक अक्ष है, एन जी और एस जी जो है भौगोलिक ध्रुव है, और एम एम डैश यह जो है पृथ्वी के अंदर जो काल्पनिक चुंबक है उसका चुंबकीय अक्ष है या द्विध्रुव का चुंबकीय अक्ष है। पृथ्वी के अंदर भी एक काल्पनिक चुंबक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी के भीतर स्थित काल्पनिक चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई चुंबक तो है जो चुंबकीय सुई को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो पृथ्वी के अंदर जो काल्पनिक चुंबक है उसी के अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और एम एम डैश जो है, एम एम डैश कर दीजिए, चुंबकीय अक्ष है। चित्र के हिसाब से हमारा ये एस एन जो है एक पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक है और इसका जो अक्ष है जो इसको बिल्कुल बीच से काट रहा है उसी को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहेंगे। आई बात समझ में? भौगोलिक अक्ष क्या है, तो पृथ्वी के जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं भौगोलिक अक्ष। ठीक है, भौगोलिक ध्रुव क्या है, तो एनजी और एसजी भौगोलिक ध्रुव हो गए। अब चुंबकीय अक्ष क्या है, तो पृथ्वी के अंदर जो काल्पनिक चुंबक है उसके अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष क्या है, तो पृथ्वी के अंदर जो काल्पनिक चुंबक है उसके अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है चुंबकीय निरक्ष। अब ये चुंबकीय निरक्ष क्या है, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष पर विभिन्न दिशाओं में खींचे गए लंबवर्धक पृथ्वी तल को जिन बिंदुओं पर काटते हैं उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। अब ये क्या हो गई कि पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष पर विभिन्न दिशाओं में खींचे गए लंबवर्धक, अब विभिन्न दिशाओं में जो लंबवर्धक आप खींचेंगे वो कैसे खींचेंगे, तो वो किसी छड़ चुंबक की सहायता से या जो चुंबकीय सुई होती है उसकी सहायता से हम लोग लंबवर्धक जो होता है वो खींच सकते हैं। ठीक है, अब लंबवर्धक पृथ्वी तल को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये था जो हमारा भू चुंबकत्व है उससे संबंधित कुछ जानकारियां थी, और ये भू चुंबकत्व जो है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर। भौगोलिक यामयोत्तर क्या है कि जो पृथ्वी की वास्तविक दिशाएं होती हैं, पृथ्वी के जो वास्तविक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं उसी को हम लोग भौगोलिक यामयोत्तर बोलते हैं। ठीक है, और चुंबकीय यामयोत्तर क्या है, अगर पृथ्वी के अंदर एक काल्पनिक चुंबक है तो उसका जो उत्तरी ध्रुव होता है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसी को हम लोग चुंबकीय यामयोत्तर बोलते हैं। या यूं कहा जाए कि अगर एक चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो वो जिस दिशा में ठहरेगा जाकर रुकेगा उसे हम लोग चुंबकीय यामयोत्तर कहेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? चलिए तो देखिए क्या लिखा गया है कि भौगोलिक यामयोत्तर क्या है, किसी स्थान पर भौगोलिक यामयोत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल है जो किसी भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। यानी आप कह सकते हैं ये लाइन इस तरह का जो तल होगा
उसी को हम लोग कहेंगे भौगोलिक याम युक्त। जो पृथ्वी की वास्तविक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से रेखा गुजरती है, तल गुजरता है, उसको हम लोग कहेंगे भौगोलिक याम युक्त। ठीक है। और पृथ्वी पर अगर एक हम लोग इस तरह से चुंबक बार मैग्नेट जिसको कहते हैं, दंड चुंबक कहते हैं, ले ले उसको स्वतंत्रता पूर्वक एक धागा बांध कर लटका दे, तो वह जिस दिशा में ठहरेगा वो ठहरेगा इस तरह से। ये नहीं कि उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव से, इस तरह नहीं, इस तरह ठहरेगा। तो यहाँ से जो तल गुजरेगा इस तरीके से, उसको हम लोग कहेंगे चुंबकीय यामयुक्त। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामयुक्त वह ऊर्ध्वाधर तल है जो भूचुंबकीय उत्तरी तथा भूचुंबकीय दक्षिण ध्रुव से गुजरता है। अब ये भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव क्या है और भूचुंबकीय दक्षिण ध्रुव क्या है, कि अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग लटका दे तो वह भी हमेशा एक मतलब दिशा में, एक ही दिशा में जाकर रुकता है, और उस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा और जो दक्षिण ध्रुव होगा उसे हम लोग कहेंगे भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। आगे बात समझ लें। उसके बाद पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो अगर किसी आकाश में या किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होगी। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सही तरीके से परिभाषित करना है तो उसके लिए भी आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं तीनों चीजों को हम लोग कहते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो वही लिखा गया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है जिसे पृथ्वी के चुंबकत्व का अवयव कहते हैं। वे हैं दिक्पात, नमन कोण या नति कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आगे बात समझ में, कि पृथ्वी पर अगर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र को सही तरीके से, पूर्ण तरीके से परिभाषित करना है तो उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं तीन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। और पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव क्या क्या है, दिक्पात, नमन या नति कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यही है तीनों पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो पहला है दिक्पात। ये क्या होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामयुक्त, देखिए यहाँ पे चुंबकीय दो बार हो गया है, एक बार लिखिएगा। किसी स्थान पर चुंबकीय यामयुक्त तथा भौगोलिक यामयुक्त के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान पर दिक्पात कहते हैं और इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपका हो गया भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, ये हो गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, यानी ये वाला जो कोण है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिक्पात कहेंगे। और ये बात समझ में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिक्पात कहेंगे, और इसे हम लोग फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको दिखाने के लिए क्या होता है, फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लीजिए जो हमारा चुंबक है या पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका अक्ष इस तरीके से भी हो सकता है या इस तरीके से भी हो सकता है, या कहा जाए कि अगर आप पृथ्वी पर एक बार चुंबक को, दंड चुंबक को इस तरह लटका दे तो वो या तो हमेशा इस तरह से ठहरेगा या तो हमेशा इस तरह से ठहरेगा। ठीक है। तो ये एंगल या ये वाला, जो मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ऐसे जो कोण बन रहे हैं इसी को हम लोग कहेंगे दिक्पात, और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगर ये कोण इस दिशा में बन रहा है, यानी ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, यानी उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, पूरब, और ये हो गया पश्चिम यानी वेस्ट। अगर यहाँ पे ये कोण बन रहा है तो इसको हम लोग फाई ई कहेंगे, और इस साइड बन रहा है तो इसको हम लोग फाई डब्ल्यू कहेंगे। अरे एक ने बात समझ में कि दिक्पात को, मतलब दिक्पात क्या है,
तो दिक्पात जो है यह भी एक तरह का कोण है जो कहाँ बनता है, भौगोलिक यामयुत्तर और चुंबकीय यामयुत्तर के बीच बने हुए कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नमन कोण। किसी स्थान पर चुंबकीय यामयुत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक की अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को ही उस स्थान पर नमन कोण कहते हैं और इसे थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी स्थान पर चुंबकीय यामयुत्तर का मतलब या तो ये हो सकता है ये वाला क्षेत्र या तो ये वाला क्षेत्र। आ रही बात समझ में? यहाँ पे अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्व एक चुंबक को लटकाए तो चुंबक की अक्ष क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाएगी उसी कोण को उस स्थान पर नमन कोण कहा जाएगा और इसे हम लोग थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इस कोण को नापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं नमन सुई या नति मापी। इस कोण, यह भी तो एक कोण है, और इस कोण को नापने के लिए जिस यंत्र का या जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं नमन सुई या नति मापी। ठीक है, तो वह यंत्र जो होगा उसकी सहायता से हम लोग ये जो हमारा नमन कोण है उसको नाप सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो नमन सुई होती है क्षैतिज से हमेशा नीचे की ओर, उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारे चार जो है भौगोलिक दिशाएं हो गई। ये हो गया नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी दिशा, दक्षिण दिशा, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम नति मापी को स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे लटकाया जाए तो हमेशा जो होगा उत्तरी ध्रुव में नीचे की ओर और दक्षिण ध्रुव में ऊपर की ओर जा करके रुकता है। ठीक है, तो नति मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग नमन कोण को माप सकते हैं। तो ये सारी बातें समझ आ गई कि भौगोलिक यामयुत्तर क्या है, चुंबकीय यामयुत्तर क्या है, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव क्या क्या है। 3 अवयव होते हैं, दिक्पात हमने बता दिया, नमन कोण। अब बाकी बच रहा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अभी हमने पढ़ा ना कि जो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है दिक्पात, दूसरा नति कोण या नमन कोण, और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इन्हीं तीनों की सहायता से पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर आप चुंबकीय क्षेत्र की सही व्याख्या कर सकते हैं, इसके सही रूप से परिभाषित कर सकते हैं इन तीनों की सहायता से। अगर इन तीनों में से एक न रहे तो फिर आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है। देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय यामयुत्तर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज के अनुदिश घटक को उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो 3 घटक हैं, चुंबकत्व के जो 3 घटक हैं, उन तीनों को यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आप मतलब बस एक जनरली इसको दिखाया गया, सही रूप से तो आप इसको कागज पे या इस बोर्ड पे दिखा नहीं सकते हैं, तो बस आप उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। यह जो है भौगोलिक उत्तर दिशा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, और यह जो है नीचे की ओर है। यहाँ से जो लाइन आई है चुंबकीय उत्तर दिशा है, और यह जो है भौगोलिक यामयुत्तर है। फाई जो है आपका नति कोण है, और थीटा जो है आपका जो है फाई जो है वो दिक्पात है, और थीटा जो है नति कोण या नमन कोण है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के जो 3 अवयव हैं उन तीनों को यहाँ पर दिखाया गया है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग DE से दिखाते हैं कि क्षैतिज घटक को क्षैतिज
घटक को BH इस तरह तथा ऊर्ध्वाधर घटक को BB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम लोग BE से, उसके क्षैतिज घटक को BH से, ऊर्ध्वाधर घटक को BB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इन तीनों में क्या संबंध होता है वो देखिए। BH बराबर होता है, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH बराबर होता है BE cos थीटा, और BB यानी ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है BE sin थीटा। दो समीकरण बने, एक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH जो होता है किसके बराबर, BE cos थीटा के बराबर, और ऊर्ध्वाधर घटक जो किसके बराबर होता है, BE sin थीटा के बराबर। अगर हम इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दें तब क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, दोनों को वर्ग करके जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा b² प्लस b² इज इक्वल टू, इधर भी तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। ठीक है, BE दोनों में है, कॉमन ले लेते, b² हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू हो जाती है कितनी, 1, तो ये हो गया b², और इधर हो जाएगा b² प्लस b²। ठीक है, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या b² इज इक्वल टू b² प्लस b²। केवल ये तो b² का मान मिला है, अगर केवल हमको BE का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू अंडर रूट b² प्लस b²। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे दिखाते हैं, BE से। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको निकालना हो और क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक दोनों दिए गए हो तो आप क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान निकल जाए। ठीक है, अब अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को आपस में भाग दे दिया जाए तब क्या होगा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर 2 में आप 1 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, BB बाई BH, और इधर क्या हो जाएगा BE sin थीटा बाई BE cos थीटा। ये लाइन समझ आई है। अब आप क्या देख रहे हैं, BE और BE जो है कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, BB बाई BH इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, किसके बराबर हो जाता है, tan थीटा। ठीक है, अब केवल थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, केवल थीटा का मान, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स BB बाई BH, और ये थीटा क्या है, यही जो है नति कोण है या फिर नमन कोण है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, और नति कोण या जो नमन कोण होता है थीटा, उसका मान हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये
फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं जिसकी सहायता से आप नती कोण या नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। ये तब के लिए है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे इस एक्सरसाइज के, तो उस समय आपको अगर बी एच और बी बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दिया हो, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नती कोण या नमन कोण पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पृथ्वी के चुंबकत्व का जो तीसरा अवयव है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उसके बारे में आपने जाना। और इन्हीं तीनों की सहायता से पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को सही सही परिभाषित किया जा सकता है, उसको सही रूप से व्याख्या किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भू चुंबकत्व के गुण। अभी हमने पढ़ा कि जो भू चुंबकत्व होता है वो क्या है और किस तरह से उसको मापा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो भू चुंबकत्व है उसके गुण क्या है, यानी पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, वो ध्रुवों पर कैसे होते हैं, नीरक्ष पर कैसे होते हैं, अक्ष पर कैसे होते हैं, इन सारी बातों के बारे में जाना। ठीक है, आपने अभी पढ़ा कि जो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्या था, बी ई बराबर बी भी कॉस थीटा, ये था। सॉरी मतलब यहाँ बी ई रहेगा, बी ई और यहाँ रहेगा बी भी। ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग बी बी से दिखाते हैं और इसका मान किसके बराबर, इसका मान बी ई साइन थीटा के बराबर होता है। और पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक होता है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, बी एच से, और ये किसके बराबर होता है, बी ई कॉस थीटा। ये भी हमने पढ़ा। ध्रुवों पर अब ये जो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक होता है और क्षैतिज घटक होता है, इसके मान क्या होते हैं। तो जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर जो थीटा का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी भी यानी ऊर्ध्वाधर घटक कैसा हो जाएगा, बी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, यानी बीई जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, वही जो होगा ऊर्ध्वाधर घटक का मान हो जाएगा। लेकिन जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या हो जाएगा, बी एच बराबर बीई कॉस थीटा, बीई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, यानी ध्रुव पर जो क्षैतिज घटक का मान होता है वो कितना हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है, और ध्रुव पर ही जो ऊर्ध्वाधर घटक का मान होता है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है। तो ये इसकी पहली गुण कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का वो ध्रुवों पर कैसा होता है, ये बात समझ आ गई। अब चुंबकीय दूसरे गुण है, ये दूसरा गुण चुंबकीय नीरक्ष पर, नीरक्ष पर जो थीटा का मान होता है वो हो जाता है 0 डिग्री। ध्रुव पर जो होता है थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन चुंबकीय नीरक्ष पर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है। तब जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं वो क्या होता है, देखिए बी एच बराबर बी डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ये आ जाएगा बीई के बराबर। ठीक है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है यानी बी भी बराबर वो क्या होता है बीई साइन थीटा, और बी भी बराबर बीई
साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, ठीक है। यानी जो नीरज की स्थिति होगी उस स्थिति में जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब यहाँ हम लोग तीसरा गुण पढ़ेंगे इसका। दो गुण हो गए। पहला कि पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है और जो क्षैतिज घटक होता है वो ध्रुवों पर किस तरह से होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक B भी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाता है पृथ्वी के, और जो क्षैतिज घटक होता है वो 0 के बराबर होता है। दूसरी चीज, चुंबकीय नीरज पर जो होता है थीटा का मान 0 होता है, और वहां पर जो क्षैतिज घटक होता है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाता है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसका मान 0 होता है, ठीक है। तीसरा गुण क्या है? तीसरा, पृथ्वी के अतिरिक्त, पृथ्वी के अतिरिक्त सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर पृथ्वी के, पृथ्वी के क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक का कुछ मान होता है, कुछ मान होता है। ये कहाँ पे 0 हो जाता है? नीरज की स्थिति पर 0 हो जाता है, लेकिन पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर पृथ्वी का क्षैतिज घटक निकाला जाए तो उसका कुछ ना कुछ मान आपको मिलेगा, ठीक है। और जो चौथा गुण है, पृथ्वी के अतिरिक्त, पृथ्वी के अतिरिक्त सभी स्थानों पर सभी स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ऊर्ध्वाधर घटक भी होता है और क्षैतिज भी घटक होता है, ठीक है। तो ये था जो भू चुंबकत्व है उनके 4 गुण हमने पढ़े अभी। और इस तरीके से आपको ये कब यूज करना है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय इन सारी चीजों का यूज किया जाए, उस समय इन सारी बातों का उपयोग किया जाए, ठीक है।